हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डाउटनेट की स्पोकन इंग्लिश क्लास में। और हमारा आज का जो लेक्चर है ये है यूज ऑफ इट एंड लेट। यूज देखेंगे हम लेट का और इट का कहाँ करते हैं। अक्सर बच्चे ये गलतियां बहुत ज्यादा करते हैं और समझ में भी नहीं आता है। बोलते हैं मैम लेट का यूज हम कहाँ करें या इट का यूज हम कहाँ करें, हमें लिविंग थिंग्स के साथ करना है या नॉन लिविंग थिंग्स के साथ करना है, कहाँ करना होता है, क्या काम होता है इसका। तो वो सभी चीजें केवल हम उस पर्पस से पढ़ेंगे कि बोलते समय हम इनका यूज कहाँ करते हैं। ज्यादा ग्रामर में हम नहीं घुसेंगे, ठीक है, ज्यादा गहराई की ग्रामर में हम नहीं घुसेंगे। ग्रामर वाला कोर्स आप देख सकते हो, वहां पर आपको मिल जाएगा। और अगर डीप में आपको पढ़ना है सारे रूल्स के साथ, हम यहाँ बात करेंगे कि आखिरकार बोलते समय हमें कब बोलना होता है, ठीक है। आज की जो क्लास होगी वो होगी यूज ऑफ लेट और इट को लेकर। ज्यादातर हम लेट का यूज देखेंगे, इट का भी देखेंगे। इट के 2-3 कॉन्सेप्ट्स देखेंगे बच्चों। ये कॉन्सेप्ट्स हम अपनी अगली क्लास में देखेंगे। लेट का मतलब ज्यादातर होता है, ज्यादातर क्या मतलब ये होता है कि कोई काम करने देना। जैसे हम बोले ना लेट मी गो, तो प्लीज मुझे जाने दो। यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि आपको ये बोल रहे सामने वाले को कि यार प्लीज मुझे जाने दे, मतलब मुझे ये काम करने दे जो मैं करना चाह रहा हूँ। तो लेट का यूज हम अक्सर ऐसी जगह करते हैं जहां पर हम ये बोलने दे रहे हैं कि यार ये काम हमें करने दो, ठीक है। समझना, लेट मतलब करने देना। क्या मतलब हुआ लेट का? करने देना। आप कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है, वो चीजें क्या है समझिए। लेट इन वाक्यों में सब्जेक्ट काम को करता नहीं बल्कि करने देता है। यूजुअली हम क्या करते हैं, हमारा जो भी वाक्य होता है, ठीक है, उस वाक्य के अंदर सब्जेक्ट जो है वो काम कर रहा होता है। लेकिन जिस भी वाक्य में, जिस भी सेंटेंस में हमने लेट का यूज कर दिया, वहां पर समझ लीजिए कि सब्जेक्ट जो है वो कार्य कर नहीं रहा है, बट एक्चुअल में कार्य करने दे रहा है। कैसे? अगर मैं कहूं राम मुझे खेलने देता है, तो यहां पर जो हमारा सब्जेक्ट राम है, यहां पर राम सब्जेक्ट है पर वो खेलने का काम खुद नहीं कर रहा, राइट। यहां पर राम मुझे खेलने देता है, यहां पर ये नहीं है कि राम खेल रहा है। अगर हम ये बोलते कि राम खेल रहा है, दैट मीन्स राम वो खुद काम कर रहा है खेलने का। जब हमने बोला राम मुझे खेलने देता है, दैट मीन्स राम यहां पर खुद काम ना करके किसी और को वो काम करने दे रहा है। अगर मैं कहूं कि अंजलि अवृत को पढ़ने देती है, अंजलि अवृत को पढ़ने देती है, यहां पर अंजलि सब्जेक्ट है। क्या है यहां पर अंजलि? बेटा यहां पर अंजलि सब्जेक्ट है पर अंजलि पढ़ने का काम खुद नहीं कर रही है ना। अंजलि पढ़ने का काम यहां खुद नहीं कर रही है, वो अवृत को करने दे रही है, परेशान नहीं कर रही मतलब, ठीक है। वो यहां पर अवृत को परेशान नहीं कर रही बल्कि उसे काम करने दे रही है, मतलब उसको पढ़ने दे रही है, ठीक है। किसको? अवृत को। तो लेट का मतलब क्या होता है ये तो आपको समझ में आया कि किसी भी वाक्य में जब सब्जेक्ट खुद काम नहीं कर रहा, वो किसी दूसरे को ये काम करने दे रहा है, तब हम लेट का यूज करते हैं, ठीक है। अब एक चीज आप समझ गए होंगे कि ये बात साफ है कि इन वाक्यों में सब्जेक्ट काम को करता नहीं बल्कि करने देता है। पर एक चीज तो ध्यान देने वाली है, और वो ये है कि करने देना भी खुद में एक क्रिया है या नहीं है? किसी को कोई काम करने देना भी अपने आप में एक क्रिया है, और इस क्रिया को हम लेट कहते हैं। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? लेट कहते हैं। अब आपको पहली मैंने एक बात समझाई कि भाई लेट का मतलब होता है किसी काम को करने देना, ठीक है। हमने 1-2 एग्जांपल्स देखे कि भाई वो उसको पढ़ने देती है, वो मुझे जाने देता है, वो मुझे खेलने देता है। दैट मीन्स यहां पर सब्जेक्ट खुद काम नहीं कर रहा बट किसी दूसरे को काम करने दे रहा है। लेकिन जब हमने ये समझ लिया कि इस तरीके के वाक्यों में सब्जेक्ट खुद काम नहीं कर रहा लेकिन किसी दूसरे को कार्य करने दे रहा है, तो ये अपने आप में ही एक कार्य है, और इसीलिए यहां पर लेट क्रिया जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस क्रिया लेट की 3 फॉर्म्स होती हैं, लेट और लेट। तीनों फॉर्म्स जो होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, लेट ही होती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत हो जाना, बहुत सी बार बच्चे लगा देते हैं उल्टी सीधी फॉर्म, ठीक है। आइए, अब ये 2 चीज आपको समझ में आ गई। अब समझना, अगर मैं कहूं तुम राम को जाने देते हो, तो इसका मतलब हुआ कि तुम राम को एक काम करने देते हो, और काम है जाना, राइट। तुमने क्या किया? राम को जाने दिया।
इन वाक्यों में जो भी काम करने दिया जाता है, चाहे वो खेलने का हो, चाहे वो पढ़ने का हो, जैसे अंजलि अवृत को पढ़ने देती है, राम मुझे खेलने देता है, या कोई और काम, वो ऑब्जेक्ट के बाद प्रयोग किया जाता है और लेट का प्रयोग मुख्य क्रिया की तरह होता है। कैसे? क्या बोला यहां पर मैंने बोला कि जो भी सेंटेंसेस हमने अभी देखे है ना, उन सभी सेंटेंसेस में चाहे खेलने का काम हो, चाहे पढ़ने देने का काम हो, या चाहे और कोई भी काम हो, वो ऑब्जेक्ट के बाद प्रयोग किया जाता है। वो काम जो है ऑब्जेक्ट के बाद प्रयोग किया जाएगा। जैसे हमने बोला लेट मी गो, सो यहां पर मी जो है उसके बाद क्या आया? गो आया। तो कोई भी काम होगा वो ऑब्जेक्ट के बाद प्रयोग किया जाएगा। तो काम क्या हुआ? जाने का काम हुआ, वो ऑब्जेक्ट के बाद यूज किया गया। और लेट का प्रयोग हमने कैसे किया? मेन वर्ब की तरह किया। हमने बोला ना कि लेट अपने आप में एक क्रिया है और वो काम करने दिया जा रहा है, तो वो ही मुख्य कार्य हो गया, वो ही मेन क्रिया हो गई। तो वहां पर लेट का यूज जो है वो कैसे किया जाएगा? मेन वर्ब की तरह, मुख्य क्रिया की तरह किया जाएगा। ये बात आई समझ में? ठीक है। अब एक बात और समझनी पड़ेगी आपको यहीं से। देखो, अगर मैं कहूं कि राम जाता है, क्या बोला मैंने? राम जाता है। तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है? राम, और क्रिया क्या है? जाना। राम जाता है को इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? राम गोज। ठीक है। इस सेंटेंस में राम क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट हो गया, और गोज क्या हो गई? हमारी वर्ब हो गई ना। पर जहां पर आ गया वहां पर कोई और चीज भी हमें मतलब की समझनी है, और वो क्या? कि देखो, अगर मैं कहूं राम जाने देता है, तो यहां पर दो क्रियाएं हैं। कैसे? सबसे पहली क्रिया है करने देना, और दूसरी क्रिया है जाना। राम मुझे जाने देता है। एक क्रिया क्या हो गई कि भाई मैंने उसे जाने दिया, ये अपने आप में एक क्रिया है, और जो क्रिया हुई वो क्या हुई? जाने देने की। तो पहली क्रिया करने देना क्या हुई? मुख्य क्रिया, मेन वर्ब। और किसमें आएगी ये? लेट वाला मैंने बताया ना कि कोई काम करने देना ही मुख्य क्रिया की तरह काम करता है। और दूसरी क्रिया क्या बोला यहां पर? दूसरी सेकंड क्रिया क्या है? जाना। इसको ऑब्जेक्ट के बाद प्रयोग किया जाएगा। तो अभी हमने जब यहां पर एक बात समझी कि जो भी वाक्य हमने ऊपर पढ़े उसमें हमने देखा कि चाहे खाने देना हो, पीने देना हो, सोने देना हो, ये करने देना हो, वो करने देना हो, उन सब में हम कोई ना कोई काम करने दे रहे हैं। तो वो काम करने देना अपने आप में एक क्रिया है, और वो ऑब्जेक्ट के बाद प्रयोग किया जाता है, और लेट जो है वो यहां पर मुख्य क्रिया की तरह यूज आती है। इधर हमने फिर वही बात समझी कि जब हमने बोला राम जाता है, तो यहां पर सब्जेक्ट राम है और क्रिया जाना है। लेकिन जब हमने बोला कि राम जाने देता है, तो यहां दो क्रिया हो गई। एक क्रिया हो गई वो काम को करने देना, मतलब जाने देना, और एक क्रिया हो गई जाने की। तो पहली क्रिया जो होगी जाने देना, वो क्या होगी? हमारी मुख्य क्रिया। और जो दूसरी होगी जाना, वो ऑब्जेक्ट के बाद प्रयोग किया जाएगा। वो वाली वर्ब को ऑब्जेक्ट के बाद प्रयोग किया जाएगा। आई बात समझ में? चलो, जैसे मैं तुम्हें सोने देता हूं। अब यहां पर सोने का काम है ना, लेकिन ये मुख्य क्रिया नहीं है। मुख्य क्रिया क्या है? करने देना। भाई मैं जो है, मैं तुम्हें क्या करने दे रहा हूं? मैं तुम्हें सोने दे रहा हूं। तो मेन काम होगा यहां पर करने देना, वो काम। तो हमने यही बोला कि यहां पर प्रमुख क्रिया, समझना, प्रमुख क्रिया क्या है? सोना नहीं, बल्कि करने देना, वो काम को करने देना। जैसे मैं आई, वर्ब क्या है? करने देना, आई लेट। टेंस कौन सा लगेगा? जल्दी बताओ। ता है, ते है, ती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल क्या होता है?
सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS प्लस ऑब्जेक्ट। होता है या नहीं होता है? यही रूल होता है। I let you sleep। एक बात आपने देखी, let का यूज हमने मेन वर्ब की तरह किया, ठीक है। I के बाद हमने मेन वर्ब क्या लगाई? let, ठीक है। अब I के साथ हम SEIS नहीं लगाते हैं ना, I के साथ हम SEIS नहीं लगाते हैं, ठीक है। I let you sleep, जो दूसरी क्रिया थी वो ऑब्जेक्ट यू के बाद आई। यू क्या था? ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट के बाद आई ये वाली क्रिया जो सेकंड क्रिया थी। आई लेट यू स्लीप। तो लेट यहां पर हमने किस तरीके से इस्तेमाल की बेटा? यहां पर लेट का इस्तेमाल हमने मेन वर्ब की तरह करा। क्लियर हुई ये बात? चलो, राम मुझे सोने देता है। राम मुझे सोने देता है। अगेन दो क्रिया है, एक सोना और एक सोने देना। सोने देना प्रमुख क्रिया होगी, वो पहले आएगी। ता है, ते है, ती है का इस्तेमाल हो रहा है। तो यहां पर प्रमुख क्रिया सोना नहीं बल्कि करने देना है वो काम। फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट क्या है? राम। वर्ब क्या है? करने देना, लेट। टेंस क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। रूल क्या लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS प्लस ऑब्जेक्ट। सो राम लेट्स मी स्लीप। सिंगुलर है ना, SEIS लगाएंगे। हमने बताया था जो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होती है वो प्लूरल होती है। यहां पर राम सिंगुलर है, जब हम उसके साथ SEIS लगा देते हैं तो वो भी सिंगुलर बन जाती है। अदरवाइज जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है वो प्लूरल होती है, उसके साथ SEIS लगा के हम उसे सिंगुलर बनाते हैं, ठीक है। तो हमने यहां पर क्या किया? राम लेट्स मी स्लीप, SEIS लगाया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, क्योंकि सिंगुलर के साथ SEIS लगता है। और यहां पर मी जो था वो क्या था? हमारा ऑब्जेक्ट। और वो वाली जो क्रिया होती है दूसरी क्रिया, वो हम ऑब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे इस सेंटेंस को, राम लेट्स स्लीप मी। राम लेट्स स्लीप मी, नहीं ऐसे नहीं करेंगे हम इसको, ठीक है। चलो, पापा ने मुझे जाने दिया। पापा ने मुझे जाने दिया। अगेन यहां पर प्रमुख क्रिया, मुख्य क्रिया जो है वो जाना नहीं बल्कि जाने देना है। प्रमुख क्रिया क्या है यहां पर? जाना नहीं है बल्कि जाने देना है। तो हम कैसे समझेंगे इसको कि सब्जेक्ट हमारा क्या होगा? पापा, मतलब कि डैड। वर्ब क्या होगा? करने देना, दैट इज लेट। अगेन जाने दिया, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म, है ना। अब हमने क्या बताया था? लेट की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होती है? लेट, लेट एंड लेट, राइट। सो हम कैसे बोलेंगे? डैड लेट मी गो, डैड लेट मी गो। क्लियर हो गई ये बात? यहां तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है। मैं तुम्हें किताब पढ़ने दूंगा। मैं तुम्हें किताब पढ़ने दूंगा। यहां पर प्रमुख क्रिया पढ़ना नहीं है बल्कि क्या है? पढ़ाई करने देना। वरना हम चाहे तो क्या कर सकते हैं? पढ़ाई नहीं भी करने दे सकते। हम चाहे तो क्या कर सकते हैं? पढ़ाई नहीं भी करने दे सकते। सो सी, सब्जेक्ट हमारा यहां क्या हो गया? मैं। क्या सब्जेक्ट आया? मैं। वर्ब क्या हुई? करने देना। पढ़ने दूंगा, मैं तुम्हें किताब पढ़ने दूंगा। अगेन फ्यूचर। फ्यूचर का सेंटेंस, फ्यूचर में विल शैल का यूज करते हैं। सो रूल क्या होता है? सब्जेक्ट विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बोलचाल की भाषा में, बोलचाल की भाषा में कह रही हूँ कि अक्सर जब हम किसी भी भाषा में बोलते हैं तो विल और शैल का यूज ना बहुत पहले हुआ करता था।
कि आई और वी के साथ हम शैल लगाते थे, बाकी सबके साथ विल लगाते थे। लेकिन अभी अगर आप देखोगे, क्योंकि भाषा इवॉल्व होती है, इसीलिए अब ज्यादातर विल का ही यूज हर जगह होता है। ठीक है, आई विल लेट यू रीड द बुक, मैं क्या करने दूंगा, आई विल लेट यू रीड द बुक। सो हमने हेल्पिंग वर्ब के साथ जब मेन वर्ब लगाई तो वो लेट लगाई, ना कि रीड। रीड हमने कब लगाया, ऑब्जेक्ट के बाद। ऑब्जेक्ट क्या था, यू। सो हमने ये वाली दूसरी क्रिया ऑब्जेक्ट के बाद लगाई। अब आपको समझ में आया सेंटेंस फॉर्मेशन जो लेट सेंटेंसेस का होगा, लेट वाले सेंटेंसेस का, वो किस तरीके से होगा। आई बात समझ में। चलो अब बारी आती है इट की। किसकी बारी आती है अब, इट की। कैसे, इट मतलब होता है यहां या ये। क्या होता है, इट के दो मतलब होते हैं, या तो मतलब एक होता है यह और दूसरा मतलब होता है ये। कैसे, आज हम आपको इट का कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाले हैं और इट का प्रयोग कई तरह के वाक्यों में होता है और इसके कई नियम हैं। तो हम आज सारी चीजें एक एक करके समझेंगे। बहुत सी बार आपने देखा होगा इट का यूज जो होता है वो ज्यादातर यही बताते हैं ना कि नॉन लिविंग थिंग्स के साथ आप इट का यूज करेंगे, लिविंग थिंग्स के साथ हम इट का यूज नहीं करते। लेकिन आप जब कई लोगों को देखेंगे इट का यूज करते हुए बोलते समय, वो हम कहाँ करते हैं, उन चीजों को भी हम थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगी। आइए शुरू करते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू टीच यू द कॉन्सेप्ट ऑफ इट। इट इज यूज्ड इन मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। इट का यूज काफी तरीके के वाक्यों में होता है। यहाँ सारी चीजें ऐसे इसलिए लिखी हुई हैं सो दैट जब ये पीडीएफ आपको मिले और आप वापस से सारी चीज रिवाइज कर रहे हो तो आसानी आपको हो। लेट्स हैव अ लुक वन बाय वन। तो आइए एक एक करके नजर डालते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है, इट का और दिस का दोनों का अर्थ क्या होता है, यह होता है। क्या होता है दोनों का अर्थ, यह। पर फर्क यह है कि दिस का यूज सजीव व निर्जीव दोनों के साथ होता है। मतलब कि लिविंग और नॉन लिविंग के साथ हम दोनों के साथ दिस का यूज कर सकते हैं। लेकिन इट जो होगा, क्या, इट जो होगा इसका यूज हम केवल निर्जीव के साथ करेंगे। इट का यूज हम केवल निर्जीव के साथ करेंगे। सो इट का मतलब और दिस का मतलब दोनों का मतलब यह होता है। लेकिन फर्क इतना होता है कि दिस का यूज हम लिविंग और नॉन लिविंग दोनों चीजों के साथ कर सकते हैं, बट इट का यूज हम केवल नॉन लिविंग चीजों के साथ करेंगे। अब से आप ये गलती नहीं करेंगे ना, इट का यूज लिविंग थिंग्स के साथ करने की। करोगे क्या, नहीं करोगे। गुड, बढ़े आगे। यह एक पेन है, दिस इज अ पेन, इट इज अ पेन, दोनों ही चीजें ठीक है ना। यह प्यार है, दिस इज लव, इट इज लव, दोनों बोल सकते हो आप। ये भी बोल सकते हो दिस इज अ पेन और इट इज अ पेन। यह प्यार है, दिस इज लव और इट इज लव। यह मेरा दोस्त राम है, दिस इज माई फ्रेंड राम। यह मेरा दोस्त राम है, दिस इज माई फ्रेंड राम। लेकिन क्या आप यहां पर बोल सकते हो इट इज माई फ्रेंड राम, नो, इट इज माई फ्रेंड राम इनकरेक्ट है। क्या है ये, इनकरेक्ट। क्यों है ये इनकरेक्ट, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि आप दिस का यूज तो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के साथ कर सकते हो, बट आप इट का यूज केवल 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 नॉन लिविंग थिंग्स के साथ करोगे। सो यहां पर हम राम की बात कर रहे हैं जो कि एक दोस्त है और ये एक लिविंग थिंग है, लिविंग बीइंग है। इसीलिए यहां पर हम इसके साथ इट का यूज नहीं कर सकते, पर किसका करेंगे, दिस का। कैसे, दिस इज माई फ्रेंड राम, क्योंकि राम क्या है यहां पर, सजीव है, निर्जीव नहीं है। पहला कॉन्सेप्ट समझ में आया इट का। सो इट और दिस दोनों ही यह के लिए यूज होंगे, लेकिन दिस हम दोनों लिविंग और नॉन लिविंग के लिए कर सकते हैं, लेकिन इट का यूज केवल
केवल नॉन लिविंग के लिए होगा। अब एक बात ध्यान रहे कि कभी कभी, क्या बोला, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। क्या ख्याल आता है कि आप पाएंगे कि लोग ना बहुत सी बार लिविंग थिंग जो होंगी उनके साथ भी इट का यूज कर रहे हैं। तो मॉडर्न इंग्लिश में बहुत सारे रूल्स हैं और ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है, क्योंकि अक्सर लोग आजकल मतलब वही है ना, आपने देखा होगा कि लड़कियों को बात करते हो, मैं नहीं जाऊंगा, अरे ऐसे कैसे बोल रहे, जाऊंगी बोलना चाहिए ना। तो क्योंकि फर्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी बोल रहा है, अलग अलग प्रांत के हम लोग हैं, जो इवॉल्व होती है लैंग्वेज, वो गलत होता है, कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, बहुत सी बार यूज कर भी लेते हैं लोग, बट दैट्स नॉट करेक्ट। जैसे विल शैल का यूज में शैल का यूज खत्म ही होता चला गया, केवल विल का यूज अब आगे चल रहा है। वैसे यू माइट फाइंड पीपल यूजिंग इट विद लिविंग बीइंग एज वेल। आप देखोगे कई लोग यूज करते हुए आपको मिलेंगे। इट इज माई फ्रेंड राहुल, ऐसे बोलेंगे कई लोग। इट्स नथिंग बट एन एक्सेप्शन इन मॉडर्न इंग्लिश। सो ये कुछ नहीं है, केवल एक एक्सेप्शन है मॉडर्न इंग्लिश में। दूसरा क्या है कॉन्सेप्ट? इट को जब हम यूज करें एक सब्जेक्ट के तौर पर, कैसे? इट का प्रयोग सब्जेक्ट की तरह कैसे, समझना। किसी भी वाक्य की शुरुआत दिन यानी डे से नहीं हो सकती, राइट? अगर वाक्य की शुरुआत आज, कल, परसों आदि से हो तो इट का यूज हम सब्जेक्ट की तरह किया जाना चाहिए। जैसे आज सोमवार है, कल छुट्टी थी आदि। यहां पर आज, कल, इनसे हमारा सेंटेंस शुरू हुआ है। अगर हम कहें कि आज सोमवार है तो हमारा अंग्रेजी में यह कहना कि टुडे इज मंडे गलत होगा। टुडे इज मंडे गलत होगा। बजाय इसके हम क्या कहें? इट को सब्जेक्ट की तरह प्रयोग हमें करना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए? इट इज मंडे टुडे। इट इज मंडे टुडे। तो हमने यहां क्या किया? हमने यहां पर इट को सब्जेक्ट की तरह यूज किया। ठीक है, आई बात समझ में? वापस से एक बार रिपीट करती हूं। इट को हम सब्जेक्ट की तरह यूज कर सकते हैं। कोई भी सेंटेंस की जब शुरुआत होती है, वो किसी डे से अगर होती है, जैसे मतलब किसी दिन से वो शुरुआत नहीं हो सकती। अगर सेंटेंस की शुरुआत में आज, कल या परसों है तो ये क्या हो गए? टुडे, टुमारो या यस्टरडे या नेक्स्ट डे हम बोलते हैं जब। तो इट का यूज अगर हम सब्जेक्ट की तरह करेंगे तो वो सही रहेगा। जैसे आप बोल रहे हैं आज सोमवार है, तो हम अपना जो सेंटेंस है उसकी शुरुआत टुडे से नहीं कर सकते। ठीक है, कल छुट्टी थी, कल भी एक दिन है, तो उस दिन से हम शुरुआत नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे? हम वहां पर इट को सब्जेक्ट की तरह लगाएंगे। क्या करेंगे हम वहां पर? हम इट को सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह लगाएंगे। ठीक है, जैसे इट इज मंडे टुडे। टुडे इज मंडे नहीं, इट इज मंडे टुडे। ठीक है, कल छुट्टी थी, इट वॉज हॉलीडे यस्टरडे। आज मेरा जन्मदिन है, इट इज माई बर्थडे टुडे। आज मेरा जन्मदिन है, इट इज माई बर्थडे टुडे। कल छुट्टी होगी, इट विल बी हॉलीडे टुमारो। कल छुट्टी होगी, इट विल बी हॉलीडे टुमारो। उस दिन कुछ खास था, इट वॉज समथिंग स्पेशल दैट डे। इट वॉज समथिंग स्पेशल दैट डे। परसों क्या था? What was it? Day before yesterday. What was it? Day before yesterday. कल रविवार था, It was Sunday yesterday. हम ये गलती बहुत ज्यादा करते हैं अक्सर ऐसे बोलने की, Yesterday was Sunday, Today is Monday। गलत है। आपने देखा यहां पर सभी सेंटेंसेस में दिन से शुरुआत हुई है। जैसे कल एक दिन होता है, आज दिन होता है, कल दिन होता है, उस दिन, परसों, कल। तो हमने क्या बोला कि किसी भी सेंटेंस की शुरुआत दिन से नहीं हो सकती, हमें कोई सब्जेक्ट लाना पड़ेगा वहां पर। और हम कौन सा सब्जेक्ट लेकर आए? वहां पर हम इट को एक सब्जेक्ट की तरह यूज कर रहे हैं। क्लियर हुई ये बात? चलो एक और कॉन्सेप्ट। समय हो चुका है या हो गया है,
हैज बिन। समय हो चुका था या गया था, हैड बिन। इट एज सब्जेक्ट, इट का प्रयोग सब्जेक्ट की तरह। ऐसे वाक्यों में इट का प्रयोग सब्जेक्ट की तरह होता है और इट इज यूज्ड एज सब्जेक्ट इन सच काइंड ऑफ सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, वो दिन हो गए हैं, 2 दिन हो गए हैं। समझना, समय हो चुका है या गया है, हैज बिन। समय हो चुका था या गया था, हैड बिन। अब यहां पर हमने बोला 2 दिन हो गए हैं, इट हैज बिन 2 days। तो हमने क्या किया, यहां पर इट को हमने सब्जेक्ट की तरह यूज करना है। ये क्या है, हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट है इट का। इट को क्या करना है, हमें सब्जेक्ट की तरह यूज। सो 2 दिन हो गए हैं, हैज बिन, इट हैज बिन 2 days। 2 साल हो चुके हैं, इट हैज बिन 2 years। कई साल हो चुके थे, इट हैड बिन many years। सदियां बीत चुकी हैं, इट हैज बिन centuries। तो कोई समय हो चुका है या हो गया है, या हो चुका था या हो गया था, तो वहां क्या करना है, हैज बिन और हैड बिन का यूज करना है और सब्जेक्ट इट लगाना है। समय के उसमें कर रहे हैं हम ये तीसरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो इस तरीके के सेंटेंसेस में इट को हमने सब्जेक्ट की तरह यूज किया। करीब 2 घंटे हो गए हैं, इट हैज बिन अबाउट 2 hours। इट हैज बिन अबाउट 2 hours। आई बात समझ में? चलिए अब देखते हैं। Now I will tell you who has taken this much time. It's me, him or who. अब मैं आपको क्या बताऊंगा कि भाई किसने कितना समय लिया। It is me, him और who। कैसे? मुझे 2 दिन हो गए हैं, It has been 2 days to me। राम को 6 साल हो गए हैं, It has been 6 years to राम। सो हमने यहां क्या किया, टू का यूज किया। क्या किया हमने, टू का। जैसे सीता को 5 महीने हो चुके हैं, इट हैज बिन 5 months टू सीता। मुझे 3 साल हो गए थे, इट हैड बिन 3 years टू मी। इट हैड बिन 3 years टू मी। एम आई क्लियर? सी, मुझे 2 दिन हो गए हैं, इट हैज बिन 2 days टू मी। राम को 6 साल हो गए, इट हैज बिन 6 years टू राम। सीता को 6 महीने हो चुके हैं, इट हैज बिन 5 months टू सीता। या फिर मुझे 3 साल हो गए थे, इट हैड बिन 3 years टू मी। क्लियर हुआ इट का कॉन्सेप्ट, लेट का कॉन्सेप्ट? गुड। अब बारी है क्विज की। आइए देखते हैं फटाफट क्विज और फिर मैं आपको रिवाइज करवाऊंगी तीनों कॉन्सेप्ट इट के और लेट का भी यूज हमने कहां कहां सीखा। फर्स्ट क्वेश्चन, वो आपको पार्टी में क्यों नहीं आने देती? Why does she not let you attend the party? Why she let not attend? Why parties not attend let by her or none? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आप मुझे अंदर आने देंगे? Would you please let me come in? Would you let me out? Would you out or none? चलिए, वो आपको पार्टी में क्यों नहीं आने देती? Why does she not let you attend the party? So हमने क्या किया, let को मेन वर्ब की तरह यूज किया और ऑब्जेक्ट you जो है उसके बाद हमने attend वाला वर्ब लगाया। सो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। ये गलत, ये गलत, ये भी गलत। ओके, नेक्स्ट वन, क्या आप मुझे अंदर आने देंगे? Would you please let me come in? Would you please let me come in?
ठीक है, क्लियर हो गई ये बात। तो आज की हमारी ये जो क्लास है, इस क्लास के अंदर बेटा हमने क्या किया, इसको हम मिटा देते हैं, और हमने आज की जो क्लास थी उसके अंदर पढ़ा यूज ऑफ लेट एंड इट। ठीक है, यूज ऑफ लेट एंड इट। लेट के यूज में हमने क्या देखा, किसी भी काम को करने देना, और ये जो लेट होता है वो सेंटेंसेस में मेन वर्ब का काम करता है। अब कोई भी सेंटेंस है जिसमें लेट आ रहा है, करने देना, तो मतलब वहां पर दो काम हो रहे हैं, एक तो जो काम करने दिया जा रहा है और एक काम करने देना। तो जो काम हम करने दे रहे हैं, मतलब करने देना अपने आप में मुख्य क्रिया है, और जो दूसरा काम हो रहा है खाने का, सोने का, पढ़ने का, वो दूसरी क्रिया है, और उसको हम ऑब्जेक्ट के बाद में लगाते हैं। ये हमने पढ़ा। उसके बाद जब हमने बात की इट की, सो इट का यूज हमने देखा कि इट और दिस का मतलब, ठीक है। सो इट का यूज केवल नॉन लिविंग थिंग्स के साथ होगा। इट का यूज केवल कहां होगा, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ। जबकि हमें यह पता है कि दिस का मतलब भी क्या होता है, यह या ये। लेकिन दिस का यूज हम दोनों लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के साथ ही कर सकते हैं। ठीक है, मॉडर्न इंग्लिश में आप बहुत सी बार देखेंगे लोगों को इस्तेमाल करते हुए इट लिविंग थिंग्स के साथ भी, जो कि एक एक्सेप्शन है। ठीक है, अब समय वाले उसमें भी दिया हमने, ये हैज बिन और हैड बिन का यूज भी हमने देखा कि हैज बिन और हैड बिन कैसे यूज करते हैं, समय हो चुका था या समय हो गया है। ठीक है, ये तीन कॉन्सेप्ट देखिए। अभी इट के और कॉन्सेप्ट्स बाकी है, 3-4 कॉन्सेप्ट बाकी हैं। फिर हम कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे, उनको ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। एंड नाउ क्विज हम खेल चुके हैं, ये है आपका होमवर्क। कुछ सेंटेंसेस मैंने दिए हैं, कोशिश करना इन सेंटेंसेस में मेक का यूज भी आपको बहुत सी जगह दिख सकता है। सो ट्राई कीजिएगा सही वर्ड्स आप यहाँ पर पुट कर सकें और समझ सकें इन्हें। सो अब अपनी डेली लाइफ में यूज करना स्टार्ट करो इट और लेट का सही तरीके से। नेक्स्ट क्लास भी हमारी इसी के ऊपर होगी। अब मैं आप सभी से इजाजत लेना चाहूंगी, मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, डाउटनेट के साथ जुड़े रहें, क्योंकि अब पढ़ना हुआ आसान।